देखो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा, ये चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक जो आपने एटम के बारे में सीखा, तो अब आपको रियलिटी में पता पड़ेगा कि एटम कैसा दिखाई देता है रियलिटी में। जो कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास तक पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल तक आपने सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा होगा, अब आज आपको यहां से रियल में पिक्चर क्लियर होगी और कई सारे नए कॉन्सेप्ट पता पड़ेंगे रिगार्डिंग एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट होता है डाल्टन्स की थ्योरी से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा ये होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमको लगाना पड़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारी डाल्टन्स थ्योरी की। कोई भी बच्चा अभी कुछ भी नोट नहीं करेगा, बस चीजों को पहले समझेगा। डाल्टन्स थ्योरी, बेटा डाल्टन की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि सब्सटेंस को अगर कंटिन्यूअसली कट करते जाएं और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ एप्पल, और इस एप्पल को हम लोग कंटिन्यूअसली कट करते जाएं तो एक ऐसा स्टेट आएगा कि जैसे मान लीजिए आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर जो उसका एक पार्ट मिला उसको आपने फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसके दो पार्ट को आपने एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया, और कंटिन्यूअसली आप ये काम करते गए, डिवाइड करते गए करते गए करते गए। एट अ वन टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप उसको और डिवाइड नहीं कर पाओगे। जब आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो और वो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर आप इस सिचुएशन को बोलोगे कि ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है एटोमा की। एटोमा वर्ड बेटा ग्रीक लैंग्वेज का होता है, जिसका मतलब होता है कि और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहीं से किसी सब्सटेंस के रिगार्डिंग डाल्टन ने एक पॉइंट सोचा। इन्होंने सोचा कि अगर किसी भी सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए, तो एट अ वन टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिस सिचुएशन पे हम लोग उस सब्सटेंस को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसने बोला दैट विल बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस नोन एज एटम। एटम कहां से ड्राइव हुआ बच्चों? फ्रॉम द वर्ड एटोमा, मीन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हम लोग इसको और ज्यादा सब डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये पता पड़ा कि एटम हमारे पास होता है। रिगार्डिंग डाल्टन ने इसके बारे में बात की। अब ये एटम का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो कई लोग के अब मन में विचार आने लगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को सोचा जाए, और कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजों के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेंस के थ्रू उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हम लोग इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि कैसे पूरा एटम के बारे में किन किन लोगों ने सोचा, और कई सारे साइंटिस्ट के नेम भी छोड़ेंगे। हम लोग केवल उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि और लोगों ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है। कई सारे लोगों ने रिसर्च की है, पर उनकी रिसर्च हमारे सिलेबस में नहीं डाली गई। तो डाल्टन्स की अगर थ्योरी की बात की जाए, तो डाल्टन ने एक थ्योरी बनाई रिगार्डिंग एटम, और इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। उन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। हालांकि इन्होंने पॉइंट लगभग 10 से 12 पॉइंट्स एटम के बारे में कहे, पर हम लोग केवल 3 से 4 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स हमारे किसी काम के भी नहीं है। तो हम लोग उन 4 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं जो कि डाल्टन की थ्योरी में दिए गए 4 से 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ लिखना नहीं है, सारे मैं लिखवाऊंगा, बस पहले आपको समझना है। देखो DAT डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने देखो पहला पॉइंट क्या कहा, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उन पार्टिकल का उसने नाम दे दिया एटम।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। कोई भी मैटर जो है वो कई सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसका क्या नाम दे दिया बच्चों उन्होंने? एटम नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहला पॉइंट क्या कहा कि कोई भी मैटर जो किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल का नाम एटम दिया। और एटम का जो स्मॉलेस्ट, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन, इससे कोई छोटा पार्टिकल नहीं होता। तीसरी इन्होंने बात कही। थर्ड पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरी में डाला कि सेम एलिमेंट जो हमारे पास पाए जाते हैं, सेम एलिमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज यू आर स्टडिंग अबाउट कार्बन एंड अनदर कार्बन, तो सेम एलिमेंट के इनके एटम सेम होंगे, क्योंकि दोनों आप कार्बन ही ले रहे हो, तो इनके एटम कैसे होंगे? सेम होंगे। और अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन को जब आप स्टडी करोगे, तो इनके इनके जो एटम्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। सेम एलिमेंट हैव सेम एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, तो ये इनके एलिमेंट आपस में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये कहा कि एटम जब कंबाइन करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊं, मैं बैलेंस रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो देखोगे, जैसे 1:1 मिला, या आप कोई और कंपाउंड ले लो जैसे वाटर, तो 2:1 मिला, तो ये जो कंबाइन कर रहे हैं वो एक स्मॉलेस्ट यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो में। देखो ये कोई पॉइंट में नहीं है नंबर, या तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। और फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये कहा कि एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। These are the most important point regarding Dalton's atomic theory। उसने क्या सोचा कि अगर किसी सब्सटेंस को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिस पर हम लोग उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस स्टेट का नाम एटोमा होता था। उसी वर्ड से उसने एक वर्ड निकाला जिसको एटम कहा गया। इसने अपनी एक थ्योरी बनाई। उसने कहा कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग कहेंगे एटम। ये एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी हमारे पास यूनिवर्स में, वो सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम है। फिर इसने कहा कि जो सेम तरह के एलिमेंट होते हैं, अगर दो सेम टाइप के आप एलिमेंट लोगे, जैसे मैंने कहा कि कार्बन को कार्बन से ही कंपेयर कर दो, तो इनके एटम्स आपस में सेम होंगे। और डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन हो गया, तो इनके पास अलग अलग तरह के एटम्स होंगे। फिर इसने कहा कि जो एटम्स रिएक्ट करते हैं एक सिंपलेस्ट रेशियो में रिएक्ट करते हैं, ये कभी फ्रैक्शनल और पॉइंट वैल्यू में रिएक्ट नहीं करते। और पांचवा पॉइंट इसने क्या कहा कि एटम को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स इसने कही। अब ये तो बात हो गई रिगार्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं कि ये थ्योरी प्रेजेंट टाइम में, इस थ्योरी के सभी पॉइंट्स फेल हो चुके हैं, वो हम लोग आगे जानने वाले हैं कि वो कैसे कैसे फेल हुए। पर अभी करंट सिचुएशन में डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं बचे हैं। जैसा कि उसने कहा था कि मैटर जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जिससे मिलकर के बनता है वो एटम है। तो बेटा आपको अब, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मींस एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा अगर और पार्टिकल्स बताओ बेटा, तो हमारे पास होता है म्यूजोन, हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन। ये और भी पार्टिकल्स हैं जो एटम में पाए जाते हैं, पर अभी तक आपने सुना होगा केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में।
तो पहला तो पॉइंट इनका फेल हो गया कि भाई एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी जब पार्टिकल पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो एटम कैसे सबसे छोटा हो गया? एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइप के। मींस फर्स्ट पॉइंट इज नॉट वैलिड। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये कहा, जैसे ये बात हम लोग बात करें कि सेम एलिमेंट हैव द सेम एटम्स। तो अगर मैं आपको बताऊं, आइसोटोप्स के बारे में आपने सुना होगा। आइसोटोप्स उनको कहा जाता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखो तीनों के एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। तो such type of elements having the same atomic number or different atomic mass known as isotopes। तो आइसोटोप्स की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर तीनों के तीनों आपको कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ऑल आर हाइड्रोजन एटम्स, बट ऑल 3 एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स वी कैन नॉट से कि सेम एलिमेंट्स हैव द सेम एटम्स। Here we have one element that is hydrogen, but hydrogen कैसा है? 3 तरह का हाइड्रोजन मिल गया हमें, तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। ये तीनों के पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के सेम एटम्स हो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स इसका ये पॉइंट भी डिस्कार्ड हो चुका है। फिर इसने ये बताया कि ये जो कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं एक सिंपलेस्ट रेशियो में फॉर्म होते हैं बेटा। तो आज मैं आपको कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं, दैट इज Fe 0.93O4। ये आपके पास बेटा ये आयरन ऑक्साइड है। आयरन के बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए गए 0.95O, ये भी पाए गए जो कि पॉइंट में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो whenever atoms react with non-simplest ratio or in a fractional form, that compound is known as non-stoichiometric compound। non-stoichiometric compound कौन से कहलाते हैं? जहां पर रेशियो जो है बेटा कैसा मिले आपको? रेशियो अलग तरह का मिले। जहां पर डिफरेंट आपको रेशियो मिलेगा आप उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहोगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो हमारे पास ये इस तरह के कंपाउंड पाए जाने की वजह से हम लोगों ने डाल्टन का ये पॉइंट भी फेल कर दिया। फिफ्थ पॉइंट इसने ये कहा था कि एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो बेटा आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ा हो कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको सिंथेटिक एलिमेंट कहा जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि उनको हमने बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं एज वेल एज एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग डाल्टन्स थ्योरी, जो कि आज के टाइम में हमारे पास सारे पॉइंट्स फेल हो चुके हैं, पर सबसे पहले डाल्टन ने इनके बारे में बात कही, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को। तो सभी बच्चे चैप्टर का नेम डाल लें, सभी बच्चे चैप्टर का नेम डाल लें। और एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें लिखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम डाल लो बेटा और इसमें लिख लो कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन एज
एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखते चलेंगे सभी बच्चे। अब देखो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन जो है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक और इन्होंने पॉइंट दिया कि एटम इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, ये अदर एलिमेंट में ये अदर अलग है और ये एलिमेंट वर्ड अलग है। ठीक है, तो इसमें गलत लग गया, ये अदर एलिमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, ये हमेशा एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एक और पॉइंट, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना ये वाली लाइन के, ऑल द अबव पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स आर discarded because, पहले आप इतना लिखो, सारे पॉइंट्स को लिखो। बच्चों इतना लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना मुझे। Sir, completed. सभी बच्चों ने लिख लिया, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? बढ़े आगे। Sir, one completed, sir. ओके ओके बेटा, ये भी पॉइंट लिख देना कि ऑल द अबव पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स आर discarded because atom can be divided into electron, proton and neutron. सेकेंड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि existence of non-stoichiometric compound
जैसे कि मैंने कहा था कि Fe 0.93 हो या निकेल 0.93 हो, Fe 0.95 हो, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म होने की वजह से ये पॉइंट भी इनका फेल हो गया। बस पॉइंट नंबर सही डाल देना, ये पॉइंट नंबर 3 है। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी इसमें नोट्स में। एटम्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो ये आप लिख लो। ये सारे पॉइंट्स लिख लो डाल्टन्स की थ्योरी। Done. ओके, सभी बच्चों ने लिख लिया? कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? Sir, done. देखो, नेक्स्ट समझो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये सभी के अंदर पाए जाते हैं एक्सेप्ट एक हाइड्रोजन के 1H1 के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनकी कैसे डिस्कवरी हुई ये आप समझो पूरी कहानी। देखो, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1859 में। 1859 में सबसे पहले जूलियस प्लगर नाम के साइंटिस्ट ने, मैं पहले समझा रहा हूं लिखने के लिए, तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा तो आप बना भी लेना, पहले आप समझ लो कि जूलियस प्लगर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा। क्या सोचा? जूलियस प्लगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से जूलियस प्लगर ने एक तरह की रेस की डिस्कवरी की। फिर इसके एक्सपेरिमेंट को कई साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से इसको दोहराया, और किसी ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो किसी ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। इससे हमारे पास एनोड रेस की डिस्कवरी हुई, कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर मैं आपको बताऊं कि क्या था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ध्यान से समझो। इसने क्या किया? इसने एक ट्यूब ली कुछ इस तरह की, और इस ट्यूब को इसने
दो मेटल की प्लेट अंदर लगा दी इस ट्यूब के अंदर। ये मेटल की प्लेट इस पे अंदर लगा दी। जैसे एक मेटल प्लेट हमारे पास कुछ ये हो गई इस पे, ठीक है। अब समझ जाना, ये थोड़े से मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना कि मेटल प्लेट एक ऐसे लगा, दो मेटल की प्लेट इसने लगा दी इसको। फिर क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया इसने किसी हाई वोल्टेज सोर्स से। इसने इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये काफी हाई वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स था, बनाना नहीं है बस समझना है पहले। हाई वोल्टेज सोर्स उसने ऐसे इधर लगा दिया, कहा जाता है लगभग 10⁵ वोल्ट, इतना वोल्टेज यहाँ पर इसने लिया। फिर इसने क्या किया, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा दिया, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा दिया इसने। ये था एक वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप का काम क्या था कि इसने इसके अंदर प्रेजेंट जो भी इसमें एयर वगैरह इसके अंदर अगर ट्यूब में होगी वो सब निकाल के इसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया होगा। फिर देखो इसने क्या किया, फिर इसने यहां पर एक मटेरियल की कोटिंग की, इस एक मटेरियल की कोटिंग की बेटा, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ZnS जिंक सल्फाइड का मटेरियल। ZnS मटेरियल की इस पे इसने कोटिंग कर दी, ठीक है। ये ZnS की कोटिंग थी। ये ZnS की कोटिंग का काम क्या है, इसका काम होता है टू क्रिएट फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस पर कोई छोटी से छोटी चीज टकराएगी तो ये इस पर एक तरह की इंटेंसिटी चमक आएगी, इस पर एक तरह की चमक आएगी, इंटेंसिटी दिखाएगा ये, तो इसने कोटिंग कर डाली, ठीक है। और यहां इसने प्रेशर रखा बहुत लो, इस ट्यूब का जो प्रेशर था वो कहा जाता है अराउंड 10⁻⁻5 atm, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर इस ट्यूब को रखा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ आयोनाइज्ड गैसेस भर दी। आयोनाइज्ड गैसेस का मतलब क्या होता था पहले के टाइम में कि गैस को अगर, जैसे कोई गैस है, अब उस गैस को अगर मैं आपको आप अभी के टर्म के हिसाब से समझाऊं तो अगर आप इससे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो ये आयनाइज हो जाएगा। पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके उसको आयनाइज कर लेते थे, तो आयोनाइज गैसेस उसने इसके अंदर भर दी। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि एक हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, इस ट्यूब को नाम दिया था उसने कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, हालांकि वो उस टाइम तो नॉर्मल ट्यूब थी पर इसका नाम पड़ गया था कैथोड रे ट्यूब। इस पर दो मेटल की प्लेट लगा दी उसने, ये मेटल प्लेट है हमारे पास अंदर जो लगी हुई है, ये मेटल प्लेट को एक को उसने नाम दे दिया, ये कैथोड वाली हो गई है, इसको नाम, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है वो कैथोड हो गई, जो पॉजिटिव से जुड़ती है वो एनोड हो गई। तो ये कैथोड एनोड दो हमारे पास प्लेट्स हो गई, ठीक है। और इनको कनेक्ट कर रखा है उसने एक हाई वोल्टेज सोर्स से। इसने क्या किया, जब करंट का फ्लो कराया, जैसे ही करंट का फ्लो कराया तो इसने पाया कि कुछ रेज यहां से निकली नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गई। इस रेस का उसने नाम दे दिया कैथोड रेस। इस रेस का क्या नाम दे दिया उसने, कैथोड रेस। अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, कल मैं आपको इसका 3D भी दिखाऊंगा कि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, रेस कैसे निकली थी। अभी मैं आपको केवल ऐसा एक डायग्राम 2D में दिखा रहा हूं, थोड़ी चीजों को अभी आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। तो जूलियस प्लगर ने 1859 में ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या देखा कि कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागी, जिसको उसने कुछ नाम दे दिया कैथोड रेज। फिर तरह तरह के इसमें बीच बीच में एक्सपेरिमेंट हुए कि जैसे बीच में कुछ हम लोग इसमें बीच में कैथोड रेज जैसे कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इधर रख दो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसने पीछे उसकी शेडो बना दी, पीछे कोई ना कोई एक शेडो क्रिएट कर दी, इसके पीछे शेडो बना दी। इसने देखा कि अगर एक बहुत थिन शीट किसी पेपर की या किसी मेटल की लगा दें तब भी ये एक दूसरे के पार निकल जा रहे हैं, यानी ये पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी है कि एक अगर थिन शीट है, जैसे कोई गोल्ड फॉइल, जैसे हमारे पास जो
स्वीट्स आती हैं, उसके ऊपर एक वर्किंग होती है सिल्वर वाली, तो उस सिल्वर फॉइल को अगर आप बीच में लगा दो तो कैथोड रेस उसके पार निकल जाएंगे। ये कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो अलग अलग तरीके से इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए, कौन कौन से किए गए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इनिशियली आपको फिर से पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डायग्राम अब आप लोग बना भी लो। ये डायग्राम आप बनाओगे रफ पर, फेयर पे नहीं बनाएगा कोई भी बच्चा इसको, एक रफ पर ये डायग्राम बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो ये रफ पर ये वाला डायग्राम बना लो, क्योंकि मैं आपको ना ये वाला जो मैंने अभी पढ़ाया था इसके नोट्स अभी भेज दूंगा क्लास के बाद, तो आप बना लेना। और उस पर ये वाला डायग्राम बनाना, जो उस नोट्स में डायग्राम होगा वो मत बनाना, जो मैंने बनवाया वो वाला आप बना, ठीक है। तो देखो 1859 में जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने कैथोड रे ट्यूब ली, उस पर 2 मेटल प्लेट्स लगाई, एक को कैथोड नाम दिया, एक को एनोड नाम दिया, और इन मेटल प्लेट्स को एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस पर एक ZNS की कोटिंग की। ZNS की कोटिंग का मतलब बेटा ये क्या हो रहा था कि जब इस पर इंटेंसिटी उसे लगा कि इधर पे कोई चमक आई, इधर कोई चमक आई, इधर कोई चमक आई, चमक क्यों आ रही है, मतलब कोई ना कोई चीज इससे टकरा रही है। फिर उसको पता पड़ा कि इससे कोई चीज टकरा रही है, तो उसने अलग अलग रीजन में पता किया, जिसमें एक रीजन में उसने पाया कि कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। क्या सभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? Yes, सर sir. एनोड परफोरेटेड था। एनोड परफोरेटेड, बेटा ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में परफोरेटेड होगा, कैथोड होता है वो परफोरेटेड, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। गोल्डस्टीन ने वो काम किया था, पर ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, दैट इज डन बाय गोल्डस्टीन। ये मैंने आपको अभी बताया, ये जूलियस प्लकर का है। समझ आ गया? यस सर। सभी को क्लियर है ना? तो जल्दी से ये डायग्राम बना लो, डू फास्ट। इस डायग्राम को रफ नोटबुक पे बना लो आप, क्योंकि जो अभी मैं क्लास के बाद नोट्स भेज रहा हूँ तो उस पर आप लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना। बनाओ जल्दी।